गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। सबसे पहले सलमा ये बताना है कि जाती जाती सर्दियों से पंगा ना लें। गलती से भी रात को अगर आपको गर्मी लग रही हो तो पंखा ऑन करके नहीं सोना, वरना हालत ये हो जाएगी। पंखा ऑन करने के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं आपके सामने। ये एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये कब तक एनर्जी बरकरार रहती है इसका मुझे भी नहीं पता। कब खांसी आ जाएगी, कब जो है वो छींक आ जाएगी। तो आज जो है ना अपनी तमामी आवाम से माजरत ख्वाह हूं, तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज है। वैसे नजम आपने हद ही कर दी है। पंखा चला के दिन में तो गर्मी होती है, हम लोग गाड़ी वाड़ी में एसी लगा लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट सन के साथ एक्सपोजर होता है, लेकिन रात को मेरा ख्याल है पंखा ये एक्सट्रीम है अभी तो, क्योंकि अभी तो थोड़ी थोड़ी ठंड होती है। रात को आप ब्लैंकेट वगैरह ले सकते हैं ना। हाँ, वो सोने का एक अपना ही मजा होता है कि आप ब्लैंकेट लेकर पंखा ऑन करके सोए तो क्या ही बात है। लेकिन उसके असरात इस किस्म के होते हैं कि आपको फ्लू हो जाएगा, सर में दर्द होगी, गले में दर्द होगी, खांसी आएगी, और फिर आप ये कब तक चलता है ये नहीं पता। क्योंकि ये ऐसी फ्लू की कैफियत होती है, कहने में बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये जब होती है ना एक हफ्ते के लिए लग पता जाता है आपको। लेकिन नजम ये बड़ी जाती है कि आपने इस्लामाबाद को कराची बना दिया है पंखा चला के, क्योंकि कराची में गर्मी है समझ में आता है, इस्लामाबाद में गर्मी है बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो भी रात के टाइम में। हाँ, लाहौर में भी गर्मी है। और वैसे ना कराची में कह रहे हैं कि अभी से हीट वेव का खतरा है, कराची में इतना गर्म मौसम होगा, और ज़ाहिर है हमारी अपनी आदत उसकी। और कल मुझे को ये भी बता रहा था कि रमजान का पहला हफ्ता भी हीट वेव का हफ्ता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल आप लोगों ने रखना है, ठीक है। इस वक्त भी बाहर अगर आप लोग निकलते हैं सुबह और शाम के वक्त जरा ठंडा मौसम है, दिन के वक्त गर्म मौसम है। सो ये अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से और बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को ट्रीट करें। लेकिन पीएसएल की वजह से भी माहौल बहुत गर्म हुआ है पाकिस्तान में। पीएसएल के मैचेस जब कराची में थे तब भी हम लोग देख रहे थे शायकीन बड़ा जोश के साथ जा रहे थे, फिर लाहौर की तरफ भी रुख हुआ और अब रावलपिंडी में मैचेस का सिलसिला शुरू है। और कल पीएसएल 8 के तकरीबन ये मैच था 25वां, जिसमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने इस मैच के दौरान। 241 रन का बड़ा हदफ 18.2 ओवर्स में हासिल करके रिकॉर्ड बनाया गया, ये पहली चीज। फिर दूसरे नंबर पे जेसन रॉय जो खिलाड़ी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उनकी तरफ से जो है पीएसएल की दूसरी तेज तरीन सेंचुरी और सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर बनाया गया है। वेरी नाइस, जबरदस्त। लेकिन आज जो मैचेस होने वाले हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। आज मैच है जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारी प्यारी, और उसके साथ ही लाहौर कलंदर्स का मैच है। देखेंगे कि कौन आज जीतने वाला है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड हमें मायूस करती है या हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरती है, ये हमने देखना है शाम को 7 बजे। और अगर आप स्टेडियम नहीं जा सकते तो आपने क्या करना है, आपने पीटीवी स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त देखना है। टीम अच्छी चल रही है, लेकिन क्या पता होता है बंदे का, कभी भी आपका मूड बदल सकता है। आपके यार आज खेलने का मूड नहीं है तो चलो आज थोड़ा हल्का खेल, जज्बात बदल जाते हैं। हाँ, सब कुछ बदल जाता है। वो बड़ा अच्छा डायलॉग था, अच्छा याद कराया आपने। आज का दिन वैसे बहुत एक्साइटिंग है एक और हवाले से भी नजम, और वो इस हवाले से एक्साइटिंग है बहुत ज्यादा कि आज से 50 साल कबल आज ही के दिन क्या हुआ था। मेराज तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुए थे और बहुत जल्दी इन तैयारों ने कलीदी हैसियत हासिल कर ली हमारी पाक फ़ज़ाइया के अंदर, क्योंकि इनकी जो खुसूसियात हैं वो बाकी। अच्छा, 50 साल मुकम्मल होना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। नहीं 50, हाँ 55, मोर देन 50 ईयर्स, 55 साल हो गए हैं। और 55 साल एक बहुत लंबा तवील अरसा होता है। पाकिस्तान बनने के कुछ ही अरसे के बाद ये तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुए और अभी तक बड़े मार के हमने इन तैयारों से मारे हैं। और फ्रांस की तरफ से ये दिए गए थे और 55 साल मुकम्मल हो गए। हमने बहुत इसका इस्तेमाल किया, पाकिस्तान एयरफोर्स की शान है, पहचान है। सो इसी के ऊपर एक रिपोर्ट है हमारे पास राना शहजादुल इस्लाम की, आप लोग वो देखें। ओके, सो पैकेज जो है वो हम लोग शामिल करेंगे आगे चल के। जब हम लोग पाक फ़ज़ाइया का जिक्र करते हैं तो सलमा हमारे पायलट्स का जिक्र किया जाता है। हम लोग जंग के अंदर भी देखें, फिर हम लोग एयर शोज जब करते हैं वहां पर देखें, आप सऊदियन हॉक्स को देखें तो उनको ट्रेन करने के लिए भी हमारे पायलट्स का इस्तेमाल किया गया। फिर आप लोग देखें फ्रांस के अंदर, जब हम लोग फ्रांस का जिक्र करते हैं तो सिर्फ मिराज तैयारों के हवाले से नहीं, बल्कि एक दूसरी चीज फ्रांस में एयर शो होता है और हमारे पायलट्स वहां पर जाके भी जो करतब दिखाते हैं उससे पूरी दुनिया महसूस होती है। और पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई भी इवेंट होता है, यहाँ पे जो एयर शो होता है ना, मैं कहती हूँ उसका जवाब नहीं है। इतना वो खूबसूरत होता है कि लोग बड़ी दूर दूर से जहां पे एयर शो हो रहा होता है उसको लाइव देखने के लिए जाते हैं। एक बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे करीबी, अभी माजी करीब की जो एग्जांपल है वो अभिनंदन की है। किस तरह हमारे पायलट्स ने उनको घेर के उतारा, बखैरियत चाय पिलाई, अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की खातिर तवाज़ो के बाद उनको वापस भेज दिया।
उधर जो मर्जी बातें होती रहे, लेकिन हमारे जवानों की तरबियत, हमारे तैयारों की सलाहियतें और फिर उन तैयारों को उड़ाने वाले हमारे पायलट्स, उनका मैं कहती हूँ जवाब नहीं है। हमारी मैन पावर जितनी ट्रेंड है, जितने ये बहादुर लोग हैं, जितने बड़े दिल रखने वाले लोग हैं, मैं कहती हूँ कि ऐसे जवान दुनिया की किसी फोर्स में नहीं होंगे जो पाकिस्तान एयरफोर्स में है, पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान नेवी में है। वाह, चाहे राशिद मिन्हास का जिक्र करें, चाहे एमएम आलम का जिक्र करें या एयर मार्शल नूर खान का जिक्र करें, हर किसी ने अपने तौर पर बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की जो है वो बका की और पाकिस्तान की सलामती की जंग लड़ी है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी तमाम के शुक्रगुजार हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को अल्लाह इसी तरीके से सलामत रखे, ताक़यामत रखे। अच्छा, आज का दिन जब आप कह रही हैं कि बहुत अहम है, तो एक और हवाले से बहुत अहम है। किस हवाले से? आज गुर्दों की अहमियत के बारे में और उनके शऊर को उजागर करने के लिए भी वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड किडनी डे पे पता है आपको क्या बताने की जरूरत है लोगों को कि ये जो किडनी एक छोटा सा ऑर्गन है ना हमारी बॉडी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर छोटे छोटे से नेफ्रॉन्स होते हैं, अगर उसमें से कुछ भी डैमेज हो जाए तो आपका किडनी फंक्शन ड्रॉप कर जाता है। और ये एक बेसिक फिल्टर होता है आपकी बॉडी के अंदर जो प्योरीफाई कर रहा होता है आपके ब्लड को भी, और आप जो पानी पीते हैं उसको भी प्रोसेस कर रहा होता है। खुदा ना खास्ता वो लोग करके अच्छा खासा आपका नॉलेज जो है हाँ नहीं, उसकी कोई और भी रीजंस होती है कि आपका नॉलेज इंक्रीज होता रहता है। और आपको पता है ना, जब अगर आपका किडनी फंक्शन 60 से कम हो जाए, दैट मीन्स यू हैव अ किडनी डिजीज। आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है, उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जब ये उससे जब बहुत ज्यादा ड्रॉप करना शुरू, 30 से भी नीचे आ जाए तो 30 से कम पे फिर आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में इसका इलाज हो रहा है और बहुत सारे शहरों में हो रहा है। आप ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। तो यस, एक पैकेज भी है हमारे पास अज़का मकसूद का, हम लोग वो देखते हैं। हर साल वर्ल्ड किडनी डे मनाने का मकसद गुर्दों की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना है और दुनिया भर में गुर्दों की बीमारी और इससे वाबस्ता सेहत से मुतल्लिका मसाइल की तादाद और असरात को कम करना है। गुर्दों का मर्ज पाकिस्तान भर में तेजी से फैलने वाले इमराज में से एक है। पाकिस्तान में लाखों अफराद गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आम अफराद वर्जिश, वजन पर काबू पाने और मतवाजन गज़ा से अपने गुर्दों की देखभाल करें। 3-4 बीमारियां बड़ी इंपॉर्टेंट जो गुर्दों को ख़राब करती है, जिसमें से सबसे पहले ज़ायबतीज़ है जिसको हम शुगर कहते हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की पथरियाँ हैं, और जो लोग जो दर्दों की दवाइयाँ खाते रहते हैं उसकी वजह मालूम किए बगैर और साल जो दवाइयाँ खाते हैं उससे गुर्दे ख़राब होते हैं। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी गुर्दे ख़राब होने की, जिनको मोटापा है, जो स्मोकर्स सिगरेट पीते हैं, उनमें गुर्दे के चांसेस हैं बहुत जल्दी ख़राब होने के। तो उनको 2-3 टेस्ट करा लेने चाहिए। एक तो क्रेटिन का टेस्ट होता है, हर लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है, वो उसकी जो कट लिमिट है 1 है। अगर 1 से ज़्यादा है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तहकीक के मुताबिक हर 10 में से एक शख्स गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। जबरदस्त जनाब, ये तो होगी गुर्दों की बात कि आपने गुर्दों की बीमारी से कैसे डील करना है, कैसे आपने इसके बारे में जानना है और अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है। अगर एक बेसिक साइन, अगर किसी को ब्लड प्रेशर भी है, हाई ब्लड प्रेशर, तो आप उसको अनट्रीटेड ना छोड़ें। ये नहीं कि आप उसको मेडिसिन खा के ठीक करना शुरू कर दें, बल्कि आप उसके रूट कॉज को जानने की कोशिश करें कि आखिर ये हो क्यों रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर आपने इसकी वजह जाननी है, फिर उसका इलाज करना है। एग्जैक्टली। तो दुनिया में हर साल 50,000 से ज्यादा अफराद जो है वो गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा लीथल भी हो सकता है। इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर कहा जाता है कि दोनों बहन भाई हैं, लेकिन दोनों के रूट कॉजेज को जानना भी जरूरी होता है। अगर एक बीमारी आती है तो दूसरी अल्टीमेटली आती है, फिर दिल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है इसका, वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हमारे पास ननकाना से जावेद माविया की एक रिपोर्ट भी है इसी हवाले से, वो हम लोग देखते हैं। महकमा सेहत की तरफ से समाजी तंजीम के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर साल ननकाना साहब में बनाए गए डायलिसिस सेंटर का शुमार पंजाब के मिसाली डायलिसिस सेंटर में होता है, जहां 26 जदीद 3 मशीनों के जरिए और रोजाना 70 से ज्यादा मरीजों के गुर्दे बिल्कुल मुफ्त साफ किए जाते हैं, जबकि यहाँ आने वाले तमाम मरीजों को जरूरी अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाती है। इससे कबल गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को इलाज और गुर्दे साफ करवाने के लिए लाहौर या फैसलाबाद जाना पड़ता था। से लोग फैसलाबाद या लाहौर जाने के लिए 3-3, 4-4 घंटों का सफ़र करते थे। पेशेंट्स को हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ये सेशन डायलिसिस करवानी होती है, उनके लिए मजबूरी है, तो उसका उनके डोर स्टेप पे ही उनको ये सहूलत मिल रही। 4 मशीनों से हमने शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 26 मशीनें हमारी चल रही हैं। हम 1,70,800 डायलिसिस जो हैं वो
मरीजों के मुफ्त कर चुके हैं। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा हो जाना या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जिसको आप कहते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर शुगर, तीसरी बड़ी वजह बहुत सारी क्वैकरी, शुगर ब्लड प्रेशर सुबह शाम चेक करें, वॉक करें, वर्जिश करें। दोनों पाँव की नेमत से महरूम ननकाना साहब की 12 साला मरियम भी पिछले 3 सालों से इस सेंटर पर अपने गुर्दे साफ करवा रही है। मरियम के भाई मेहनत मजदूरी करते हैं, जो महदूद आमदनी की वजह से अपनी माजूर बहन के इलाज के बारे में बहुत परेशान थे। उन्होंने इस डायलिसिस सेंटर को इलाके के लिए बहुत बड़ी नेमत करार दिया है। मेहनत मजदूरी करता हूँ तो वो प्राइवेट में तो इसका इलाज जो है मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इसलिए ये सरकारी हॉस्पिटल में जो है ये डायलिसिस सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही हमारे साथ तामन करते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा जो है हम डायलिसिस करवा रहे हैं। समाजी तंजीम की तरफ से मुखैर हजरात के ताउन से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगला हिल और दही मरकज़ सेहत मोरकुंडा में भी डायलिसिस सेंटर बनाए गए हैं। वंडरफुल। डायलिसिस सेंटर जो कि नूर फाउंडेशन की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त अच्छा काम किया जा रहा है। देखिए डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है ना जो ह्यूमन बॉडी डेली कई मरतबा कर रही है, लेकिन जब आपको आर्टिफिशियली करना पड़ता है तो हफ्ते में 2 या 3 बार भी इतना पेनफुल होता है और ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट भी होती है। तो नूर फाउंडेशन जो है वो यहाँ पे जो काम कर रही है बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं कार्य का। यस, बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से पाकिस्तान में, पता है क्या, एक शहर में जब कोई चीज़ बनती है ना, तो उसकी वजह से आसपास के इलाके, जिस तरह अब इनके आसपास जो है सांगला हिल भी लगता है और बहुत सारे इस किस्म के इलाके हैं, तो वहाँ से भी लोग आके करवा सकते हैं इलाज। और तकरीबन अगर अमाउंट की बात करूँ तो लोग इस वक्त क्वांटिटी में 70 से ज़ायद लोग एक दिन में वहाँ पर डायलिसिस करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत अच्छी बात है। पॉपुलेशन तो तमाम भी मुखैर हजरात आगे बढ़ के अगर उनके साथ शामिल होना चाहते हैं इस कार्य खैर में तो ज़रूर बढ़ें और उनके साथ शामिल हों। सऊदी अरब का रुख करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के हवाले से हम लोग लाजमी खबर शेयर करते हैं, चाहे मक्का मुकरमा के हवाले से हो, मदीना मुनव्वरा के हवाले से हो, कोई नई डेवलपमेंट आ रही हो वहाँ पर। सो इसी हवाले से एक डेवलपमेंट की गई है, तमाम ही उम्रा ज़ायरीन खुश हो जाएं, क्योंकि अब रमज़ान में अगर आप लोगों ने उम्रा करना है तो सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से, उनकी हज और उम्रा की मिनिस्ट्री की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब हम वीज़े ऐप के जरिए जारी करेंगे, जिसका मकसद ये है कि इबादत के लिए खिदमत को आसान बनाया जाए। सऊदी अरब ने ट्विटर पर ऐलान किया है कि निस्क ऐप के जरिए माह रमज़ान के लिए उम्रा वीज़ों का आगाज़ कर भी दिया गया है। nice. आप लोग इसके बारे में जाएं और अब आप लोग जो है वो ऑनलाइन वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप, और इसके हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों के पास जैसी आती रहेगी आप लोगों के साथ ज़रूर हम लोग शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल, सऊदी अरब जो भी लोग जाना चाहते हैं वो अपने लिए ऐप इंस्टॉल करेंगे और ऐप के जरिए आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा एक बेनिफिट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग होते हैं, सबको अकोमोडेट करना होता है, तो एप्लीकेशन के जरिए आप आसानी से प्रोसेस करवा सकते हैं। और मैं एक बड़ी अच्छी बात बताने वाली हूँ नजम, वो ये कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अगर दर्ज कराना चाहते हैं तो एक इसका तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप वक्त से पहले पैदा हो गए हैं और आपने ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर लिया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो मैं रिकॉर्ड आपको बताने वाली हूँ, ये 4 माह कबल पैदा होने वाले वो जुड़वा बच्चे हैं जो अपनी पहली सालगिरह मनाने में कामयाब रहे हैं। और डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बचेंगे नहीं, ये बस अभी गए कि अभी गए, लेकिन जाहिर है जिसकी ज़िंदगी लिखी होती है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इन बच्चों के नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिए गए हैं। कनाडा में आदिया और अदरील पिछले साल 4 मार्च को पैदा हुए और उस वक्त वो 22 हफ्ते के थे और 126 दिन पहले ये बच्चे पैदा हुए थे, जिससे अमेरिका के उन जुड़वा बच्चों का रिकॉर्ड टूट गया जो 2018 में 125 दिन पहले पैदा हुए थे। वंडरफुल जी, ये बच्चे सलामत रहें। बच्चे वैसे ही फूल की मानंद होते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं जब हम लोग बच्चों का जिक्र करते हैं प्री मैच्योर बर्थ से, एक वैसे भी बड़ा और फिर जुड़वा बच्चे हों, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और माशाल्लाह से इन बच्चों ने 1 साल मुकम्मल कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जब हम लोग जिक्र कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, हमने जिक्र किया ऐप्स आ रही हैं नई नई, हम लोग ने जिक्र किया कि बच्चे सर्वाइव कर गए, ये भी इसमें भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का जिक्र होगा, लेकिन मैं पुराने ज़माने में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली हमने मिस्र के हवाले से खबर शेयर की थी कि वहाँ पर पिरामिड्स जो है उसका एक नया दरवाज़ा दरियाफ्त हुआ है। तो इसी तरीके से वहाँ पर एक मुजस्मा है जिसको अबुल हवल कहा जाता है। तो अबुल हवल के हवाले से एक और उसी तरीके का एक छोटा सा मुजस्मा और एक इबादतगाह के खंडरात को दरियाफ्त किया गया है। और मिस्र के सूबे कना में माहिरीन ने दंदरा के मंदिर और मुजस्मे समेत दीगर नवादरात को दरियाफ्त किया है। माहिरीन का मानना है कि अबुल हवल के मुस्कुराते चेहरे वाला ये मुजस्मा रूमी शहनशाह क्लाडियस के अहद से ताल्लुक़ रखता है। उस रूमी शहनशाह ने 41 से तकरीबन 54 ईस्वी तक
रोम के साथ साथ शुमाली अफ्रीका पर भी हुकूमत की थी। सो क्या जैसे बात जैसे है। कौमें आती रहती हैं, उनके बादशाह आते रहते हैं, एक जगह पे आप लोग बसते हैं तो वहां पर निशानात छोड़ जाते हैं। सिविलाइजेशन जो है वो जब बढ़ती जाती है तो बाद में जाके इसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट जब उस जगह को खोदते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त होती हैं कि यहाँ पर ये कौम बसती थी, ये ज़बान बोली जाती थी, इस तरीके से वो ज़बान लिखी जाती थी, ये उनकी इबादतगाह थी, इस खुदा को वो मानते थे और उनके रहने और जुड़ने का, मिलने का, उनके फंक्शंस का ये तरीकाकार था। वेरी नाइस, जबरदस्त। आपने मुझे इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि मैं इंप्रेस हो गई हूँ नजम, तो मैंने वाह। सोचा है कि मैं भी जवाब में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ बताएं आपको। इंटरेस्टिंग बात ये है जनाब कि जर्मनी में बिल्कुल मिडिल ऑफ जर्मनी में एक ऐसी जगह है कि आप जिस घर में भी रहते हो ना, उसकी खिड़की से आपको एक सफेद पहाड़ी नजर आती है। वो जो पहाड़ी है असल में, असल जानने की बात ये है कि वो पहाड़ी क्या है। वो जनाब इसका नाम है माउंट केली, और ये हकीकत में दुनिया की सबसे बड़ी आप इसको कह सकते हैं कि ये मसनूई पहाड़ है नमक का, या आप इसको कान कह लें, यानी कुदरती जराए के बरखिलाफ ये इंसानी काविश से बनाया गया है। और ये पहाड़ जो है ये 1979 से मंजर आम पे आया है, जब अतराफ की कानों से पोटाश नमक निकालने का अमल शुरू हुआ। अगरचे उस वक्त पोटाश साबुन, ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता था, लेकिन आज इसी से नमक, मसनूई खाद, मसनूई रबड़ और दीगर चीज़ें वगैरह बनाई जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह नजम कि इसकी बड़ी मिकदार निकालने के अमल में साथ ही यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड यानी नमक भी बरामद होता है, और इस नमक को कुछ मील दूर जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि अब ये पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और माउंट केली यानी केली का पहाड़ जिसको कहा गया है, ये केली लफ्ज जो है ये कैल्सिल्स से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब यही बनता है लुगत में कि पोटाश के मतलब में आता है। ये रिसर्च पॉइंट ऑफ स्टोर पहाड़ में 23 करोड़ 60 लाख टन नमक मौजूद है, जो कि नमक के पहाड़ वजन अगर उसका देखें तो 23,600 इफिल टॉवर्स के बराबर रोजाना यहाँ पे फी घंटा 1000 टन नमक डाला जा रहा है। अच्छा, ये तो आपने जिक्र किया वहां का जो मसनूई पहाड़ है, और मसनूई पहाड़ जिस तरीके से बना वो भी आपने सारा जिक्र किया, बताया कि हिरंजन नामी ये शहर है जर्मनी का जहां से आपको नजर आता है। लेकिन अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जिस तरीके से K2 दूसरा बड़ा पहाड़ हमारे पास है, उसी तरीके से दूसरी बड़ी जो नमक की काम है ख्योड़ा, वो भी हमारे पास है। सो वहां पर जाने का आपका इत्तेफाक हुआ अभी तक? मेनी टाइम्स। तो कितनी खूबसूरत लगती है, और अलग ही अंदर हमने एक छोटा सा पाकिस्तान बनाया हुआ है, अंदर छोटा सा पाकिस्तान, और वो जो लैंप्स बने हुए हैं खूबसूरत, जो इमारतें बनी हुई है नमक की, वो बड़ी प्यारी लगती है। वो बड़ी प्यारी है। तो वहां पर एक शायर थे, क्रिस्टलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, नमक इसी तरीके से टपक रहा होता है। तो वहां पर एक शायर आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि जो गिरता हुआ नमक है ना, उसको उन्होंने देखकर बोला कि ये आहे नमक है। हाँ। और जब वो नीचे गिर गया और नीचे जो जमा हुआ उसको अश्के नमक बोला गया, और जब वो नीचे जमा हो के वापस छत के साथ जाकर जुड़ता है तो उसको विसाले नमक कहा जाता है। क्या बात है। सो ये शायराना सोच जो है ना, ये बड़ी मुनफरिद होती है। जहां तक आपने जिक्र किया सोप फैक्ट्रीज का, जहां तक आपने जिक्र किया कि इनके जो दीगर इस्तेमाल है, सर्फ में इस्तेमाल भी की जाती है, सो ये फैक्ट्रीज हम लोग देख सकते हैं। ख्योड़ा की नमक की कान के बाहर थोड़ा सा आप लोग निकले तो आपको ये तमाम फैक्ट्रीज भी नजर आती है। लेकिन आपको पता है कि ये जो ख्योड़ा की जो सॉल्ट रेन थी, किसने दरियाफ्त किया था? सिकंदर आजम ने। एग्जैक्टली। भाई घोड़े ने किया या सिकंदर आजम ने किया है कि बात है, घोड़ा बोल नहीं सकता था, उसके ऊपर बैठा बंदा बोल सकता था। वो लोग हो गए बीमार। हाँ। जब यहाँ से उनका गुजर हो रहा था, सो उस दौरान उस बीमारी से 3-4 दिन उन्होंने सरवाइव किया और लोग मरना शुरू हो गए, इवन घोड़े मरना शुरू हो गए। तो उनके घोड़े ने ना ये चट्टान जो है इसको चाटना शुरू किया। जब उन्होंने चाटना शुरू किया तो वो सेहतयाब होने लग गए। जब वो सेहतयाब होने लगे तो उन्होंने बोला कि यार ये कैसे है। जब चेक किया गया तो उन्हें पता चला यहाँ पर नमक की कान है। और इससे ये हमें पता चलता है कि आज से पता नहीं कितने हजार साल कबल ये सारा इलाका समंदर होता था। क्या बात है। यानी अभी जहाँ समंदर मौजूद है, हमारी आने वाली नस्लें ये कहा करेंगी कि जब वहाँ पे नमक होगा तो वो कहेंगी यहाँ पे कभी समंदर हुआ। यस, सो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और एक और खबर बड़ी ही अच्छी मुझे लगी है ब्लैक टी के हवाले से। साइंसदानों ने एनॉल्स ऑफ मेडिसिन में शाया होने वाली ये खबर है, जिसके हवाले से एक रिसर्च है, और रिसर्च कंडक्ट की गई कि ब्लैक टी जो है वो कितनी अफादा है रखती है, कितनी सेहतमंद है। और इसमें तहकीक में 40 से तकरीबन 69 साल की उम्र के 5 लाख मर्द और ख़वातीन का जायज़ा लिया गया जो चाय का शौक़ रखते थे। बरतानवी शहरियों ने ये कहा है कि तकरीबन 10 बरस बाद भी ये पता लग सकता है कि जो अफराद 2 या 2 से ज़ायद कप एक दिन में चाय पीते हैं वो दिल की बीमारियों समेत फालिज जैसी भी खतरनाक बीमारी से महफूज रहते हैं। और ये ज़्यादा उन लोगों के लिए अच्छी है जो ब्लैक टी पीते हैं, लेकिन अगर आप दूध भी डाल के पी सकते हैं तो वो भी अच्छा है प्रोसेस। अच्छा, वैसे शायर ने पता नहीं इसके लिए कहा था या किस चीज के लिए कहा था कि छुट्टी नहीं है जालिम मुंह को लगी हुई। अब क्योंकि हम चाय पीने के इतने आदी हो चुके हैं कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कम भी लोग ऐसे होंगे जो चाय से इनकार करते, तो किसी ना किसी फॉर्म में ना वो ब्लैक टी पीते हैं, या वैसे ज्यादातर तो मिल्क टी का ट्रेंड होता है।
एग्जैक्टली फिर इसमें मसाले, मतलब कोरमा बना के हम पीते हैं ना चाय का भी, उसके अंदर जो हम इलायची, दालचीनी और पता नहीं क्या कुछ इसमें डालते हैं, एग्जैक्टली वो गले के लिए बड़ा अच्छा होता है, उसका टेस्ट भी इनहैंस होता है और खुशबू जो आती है उसकी तो क्या ही बात है। फिर अदरक वाली चाय, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो होगी जनाब वो बातें जो हम खाने पीने से मुतालिक कर रहे हैं, लेकिन कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की भी बात कर लेते हैं। लेके चलते हैं आपको बहावलपुर। वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत नुमाइश हुई, हैंडीक्राफ्ट्स के नमूने रखे गए थे और ये जो एग्जीबिशन थी इसका अहवाल हमें बताने वाले हैं अब्दुल्ला मुख्तार। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पंजाब आर्ट्स कौंसिल और बहावलपुर म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा आर्ट नुमाइश का आगाज हो गया है, जिसमें खवातीन आर्टिस्टों के बनाए आर्ट के नमूने और हाथ से बनाई गई मुख्तलिफ अशिया नुमाइश का हिस्सा हैं। नुमाइश का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुमेरा रब्बानी ने किया। उन्होंने नुमाइश में रखी अशिया में गहरी दिलचस्पी ली और खवातीन के हुनर की तारीफ की। कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी थी जिसमें खवातीन की एम्पावरमेंट को रिफ्लेक्ट किया गया था। तो खवातीन के आलमी दिन के मौके पे मैं खवातीन से यही कहूँगी कि वो जहाँ भी जिस स्टेज पर भी हैं अपने अंदर जो भी उनके पोटेंशियल्स हैं उनको एक्चुअलाइज ज़रूर करें। खवातीन आर्टिस्टों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को अपने फ़न का हिस्सा बनाया है और इंतहाई नफासत और दिलकशी से रंगों का इस्तेमाल किया है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। मैंने नवाब सादिक पे पोर्ट्रेट्स पे पेंसिल में काम किया, तो प्रमोट करने के लिए बहावलपुर को वुमेन्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर वुमेन को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, उनको हमेशा अपना वर्क और अपनी एफर्ट्स को स्टेबल करना चाहिए। इस मौके पर मेहमान खसूसी ने नुमाइश में हिस्सा लेने वाली खवातीन आर्टिस्टों में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर बहावलपुर म्यूजियम में सजाई गई ये नुमाइश खवातीन के हुनर को उजागर करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। वाह, वंडरफुल। और इस किस्म की एग्जीबिशन मजीद होने चाहिए ताकि हम अपने लिटरेचर को समझ सकें, अपनी आर्ट को समझ सकें और अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकें। अब बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च की, और वहाँ के माहिरीन का ये मानना है कि इस दिहाई के आखिर तक क्या मालूम कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हम लोग देखते हैं पेट्रोल पर चलते हुए और इलेक्ट्रिक कार्स देखते हैं, ये बेकिंग पाउडर पे चलने लगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जहाज जो होते हैं वो भी खाद से चलाए जा सकते हैं। खाद से जहाज चलेंगे? हाँ, तो ये रिसर्च है जिसमें कहा गया है कि फिलहाल लिथियम आयन बैटरियों को पायदार तवानाई की जानिब मुंतकली के अमल में अहम किरदार करार दिया जाता है। ये बैटरियाँ टेस्ला, आईफोन्स और बगैर तार वाली ड्रिल मशीनों जैसे बरकी आलात में इस्तेमाल की जा रही हैं, जहां मुतादिद कंपनियों का मानना है कि हाइड्रोजन से हासिल की जाने वाली तवानाई एविएशन का माहौल दोस्त मुस्तकबिल है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में आर्गिंग केमिस्ट्री के प्रोफेसर बिल डेविड का ख्याल है कि अमूमन किचन में इस्तेमाल होने वाला बेकिंग पाउडर लिथियम आयन बैटरियों और हाइड्रोजन ईंधन पर बाजी ले जाएगा। क्या बात है। वैसे इससे क्या होगा कि ये जो हमारा फ्यूल खर्च होता है ना, ये नहीं खर्च होगा, हम उसको बचा पाएंगे। पाउडर महंगा हो जाएगा। नहीं, बेकिंग पाउडर मेरा ख्याल है हमारे पास इतना ज्यादा होगा कि उसका फॉर्मूला को इतना मुश्किल नहीं होगा ना, खाना शानों में डलता है, मेरा ख्याल है इजी होगा। नायाब हो जाएगा बेकिंग पाउडर। देखो दुनिया की सारी चीजें तो एकदम से बेकिंग पाउडर से नहीं चलेंगी ना। हाँ, खाद नायाब हो सकती है लेकिन बेकिंग पाउडर मुझे लगता है बहुत होगा। लेट्स सी, हो सकता है कि इस सदी के आखिर तक और भी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो, हम देखें कि क्या कुछ टेक्नोलॉजी कर रही है। जब रोजाना हम पानी से सब, वैसे पानी भी खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो पानी हो, इवन हवा से भी चलेंगे तो हो सकता है हवा चलनी रुक जाए, दरख्त ही कम पड़ जाए। तो इसलिए कि हर दुनिया की चीज़ को किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के अल्टरनेट ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे हम खाद की और बेकिंग पाउडर की बात करें तो आई एम श्योर कि इससे भी कोई सस्ता और आसान तरीका भी आ जाएगा गाड़ियों के बैटरीज के चलने का, और हम इंसानों के चलने का भी। मे भी हमें खाना ही ना खाना पड़े, ये खाने के खर्चे भी हमारे बचेंगे। एनीवेज, अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरों से सीखना कैसे चाहिए। बहुत सारी चीजें हम सीख रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से, जानवरों से, परिंदों से, और एक छोटी सी मक्खी आपको बड़ा कुछ सिखा देती है। शहद की मक्खी की मैं बात करने वाली हूँ। शहद की मक्खियाँ, उनके जो तजुर्बाकार साथी होते हैं ना शहद की मक्खियों के, उनसे सीखती हैं कि कौन से वाले फूल से हमने रस ला के शहद बनाना है। और ये बरतानिया में इस पर रिसर्च हुई है, साइंसदानों ने ये एक्सप्लोर किया है कि जब अपने तजुर्बाकार साथियों को देखती हैं ना कि ये मुश्किल सूरत हाल को कैसे उससे निपटती हैं, उसका हल कैसे निकालती हैं, तो फिर बाकी मक्खियाँ सीख रही होती हैं। यानी समझ लें कि वो तजुर्बे में कम होती हैं, उम्र में छोटी होती हैं, जो बाकी लोगों को देख के सीख रही होती हैं अपने जैसी मखलूक को। तो लंदन की क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने शहद की मक्खियों के एक सेट को एक पजल बॉक्स खोलने की तरबियत दी, जिसमें बतौर इनाम शुगर रखी गई थी। वेरी इंटरेस्टिंग। इस रिसर्च में पता चला कि ये शहद की मक्खियाँ वापस जाकर अपनी कॉलोनीज में दूसरे साथियों तक ये खबर पहुंचाती हैं। ज़ाहिर वो कान में भिन भिन करके बात भी तो करती होंगी। तो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि सोशल लर्निंग का शहद की मक्खियों के रवैये पर इससे ज़्यादा
असर पड़ा होगा जितना पहले तस्वुर किया गया था। तो सोशल लर्निंग एक ऐसी चीज है जो हम इन शहद की मक्खियों से सीख सकते हैं। बिल्कुल, जब आपने मक्खियों का जिक्र किया तो मुझे बिल्कुल अपने पीछे सनफ्लावर नजर आ रहा था। अच्छा, ट्विटर के हवाले से मेरे पास एक खबर है और खबर यह है कि अब ट्विटर ने अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हांस करते हुए आपको ये ऑप्शन देख दिया है जिसको कहा गया है सुपर लॉन्ग ट्वीट्स का। 10,000 अल्फाज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हुरूफ का, और ये कैरेक्टर्स आप लिख के एक सुपर लॉन्ग ट्वीट आप कर सकते हैं जिसने पूरी अपनी कहानी सुनानी है। ठीक है, चाहे मोहब्बत की कहानी हो, चाहे परेशानी की वो कहानी हो, 2-3 थ्रेड्स आपको नहीं बनाने चाहे मोटिवेशन की कहानी हो, तो सब आप सुना सकते हैं। 10,000 वर्ड्स कुछ थोड़ा सा इंतजार भी है। थोड़ा सा इंतजार आपको शुरू में इस वजह से करना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले उन लोगों के इस्तेमाल में आएगी जो ब्लू टिक जो है भाई, ये क्या बात हुई? वो जो बेचारे जिनका ब्लू टिक नहीं है, क्या उनको हक नहीं है कि वो लंबी पोस्ट लिख सके? बड़ा नॉलेज होता है उनके पास भी। और कुछ ऐसे आई कैन से कि ऐसे मलंग लोग होते हैं जिनको कोई ब्लू टिक की फिक्र ही नहीं होती। वो कहते हैं फॉलोअर्स आ रहे हैं, बस ठीक है, ब्लू टिक नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। जो लोग जानते हैं उनके काम से या नाम से, तो ये मलंग लोग पर्पल कलर के सूट पहनते हैं और वो पर्पल कलर की टाई भी लगाते हैं, वो वाले भी मलंग लोग होते हैं। मुझे लगता है आज हमने ओवरफीड कर दिया अपने व्यूअर्स को, ओवरलोड कर दिया इन्फॉर्मेशन के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन का इतना फ्लो हम लोगों ने दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है टेक्नोलॉजी के हवाले से। आप ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को क्या अहम किरदार निभाना है इस दौर में, ये हम लोग जिक्र करेंगे। कहीं मत जाएगा, सुबह पाकिस्तान के साथ। तवानाई बचाएं, मैशियत की तवानाई बढ़ाएं। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। अब कुछ बात हो जाए उन मामलात की जिस पे हम डेली जिक्र करते हैं कि हमने अपने नौजवानों को उनके पोटेंशियल को इस्तेमाल कैसे करना है, उनकी सलाहियतों को बरूए कार कैसे लाना है और उनको एक अच्छा जिम्मेदार शहरी कैसे बनाना है। यूँ तो यूनिवर्सिटीज़ में भी घर से ही तरबियत का आगाज़ हो जाता है, फिर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उनको बताया, सिखाया और पढ़ाया जाता है कि आप अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ ये हैं, आपके फ़राइज़ ये हैं और आप अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो हम एक्सट्रीम रवैये देखते हैं, एक्सट्रीम रवैये मैं इसलिए कहूँगी कि बहुत सारे हमारे जो पर्सनल मामलात होते हैं उसमें भी हमारे रवैये बहुत पुरतशद्दुद होते हैं, एक्सट्रीम रवैया होता है हमारा, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं या अगर खुशी होती है तो पागल ही हो जाते हैं उसमें। इसी तरह हम दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, दूसरे की एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं करते, दूसरे की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते, दूसरों का रहन सहन हमसे बर्दाश्त नहीं होता और अगर हमारा कोई कुलीग, हमारा कोई दोस्त अगर हमसे आगे बढ़ गया, तरक्की कर गया तो हम वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये बर्दाश्त का मादा अपने अंदर कैसे बात करें, आज इसके ऊपर बिल्कुल बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसी पर बात करने के लिए सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं और वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी मिजाज है आपके? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर ये फरमाइए कि इस वक्त कितना अहम है कि हम लोग ये डिबेट शुरू कर दें और अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी लेक्चर्स में करैक्टर बिल्डिंग को लाएं और साथ ही साथ अदम बर्दाश्त जो हमारे माशरे में इस वक्त सरायत कर चुकी है उसके तदारुक के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल एक हमारे माशरे का इशू है और इसके ऊपर हमारी बिल्कुल तवज्जो है और इसके लिए हम यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और उसमें जैसे आपने कहा करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ है और फिर डिबेटिंग,
और उन सारी सोसाइटीज़ में जो स्पोर्ट्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो इसमें हम स्टूडेंट्स को एक तो टीम बिल्डिंग का और एक दूसरे के साथ कंपटीशन और एक दूसरे के साथ मिल के बैठने का और फिर उनके पे जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसके मुताबिक हम उनकी ग्रूमिंग करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्ट स्किल्स के लिए, तो बहुत सारे इस किस्म की एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी में जारी हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट है उनके भी कॉन्फ्रेंसेस और डिबेट्स हमारे जो करैक्टर के ऊपर है, हमारी जो रवायात हैं और हमारे जो इस्लामिक टीचिंग है उसके मुतालिक बात की जाती है। सही सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट है जिसका आपने जिक्र किया, और कैरेक्टर बिल्डिंग का जिसको हम नाम देते हैं, उस कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? देखें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी ग्रोथ के साथ हाईली इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि आप ने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से एक डिग्री लेके जाते हैं, तो जब आप किसी इंटरव्यू के लिए या किसी टीम में जाके काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें आपकी टॉलरेंस है, फिर आपके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, फिर आपकी जो ऑनेस्टी है, फिर आपकी जो डेडिकेशन है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए। तो ये हम यूनिवर्सिटीज़ में इन सारी चीज़ों के ऊपर हम तवज्जो देते हैं बच्चों के लिए, ताकि उनको जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो डिग्री के साथ उनकी और स्किल्स के साथ ये चीज़ें जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है और हमारे मुआशरे की भी रिक्वायरमेंट है कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा एक वैसे ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुआशरे में एक ऐसे शहरी की तरफ से जाएं कि जो एक रोल मॉडल हो और जिससे कोई हम मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। सर बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि माशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिनका आपने जिक्र किया, लेकिन वहीं पर एक जो अहम चीज़ है वो है हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से। तो हमारे टीचर्स की इस वक्त ट्रेनिंग का मयार देखते हुए या उनके पास जितनी स्किल सेट मौजूद है, आपको देखते हुए ये लगता है कि करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर बेहतर तरीके से काम हो सकता है इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही, या पहले जो वहाँ पर असातिज़ा मौजूद है उनकी ट्रेनिंग की सबसे पहले ज़रूरत है? देखें, ये जो ट्रेनिंग और लर्निंग है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जी बिल्कुल सर, तो इसमें हम पूरी तवज्जो देते हैं और सबसे पहले हम एक ओके मेरा ख्याल है आवाज में थोड़ा सा डिले है, तो हम उसको कहते हैं जी आवाज थोड़े से डिले के साथ पहुंचेगी, आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था जी कि हमारा जो एक बिल्कुल मैकेनिज़्म है यूनिवर्सिटीज़ में, एक सिस्टम है ट्रेनिंग का टीचर्स की। तो एक तो ट्रेनिंग है जिसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं कि बिफोर टीचर गोज़ टू द क्लास, तो उसका हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं कि उसने कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उसने अपना करिकुलम को कैसे और उसके पेडागोजी कैसे होगी, टीचिंग कैसे करनी है, बच्चों को कैसे साथ लेके जाना और कैसे अपनी जो लेक्चर है उसको इंटरेक्टिव और बेहतर तरीके से डेवलप करना है। और इसके साथ साथ फिर हम एनुअल ट्रेनिंग्स करते हैं। जैसे अभी ये हमारा समर सेमेस्टर आ रहा है, तो समर सेमेस्टर में एक पूरा स्केड्यूल बना होता है और एवरीबॉडी गोज़ थ्रू दैट ट्रेनिंग, और उसमें सीनियर मैनेजमेंट भी और मिडिल मैनेजमेंट भी और यंगस्टर्स भी सबको हम लेके जाते हैं। और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हमारे
टीचिंग में आ रहे हैं उनको हम देखते हैं, और ट्रेनिंग इज़ ए पार्ट ऑफ देयर जॉब। और सिमिलरली फिर हम जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका भी एक मैकेनिज़्म डेवलप है जिसको ट्रेनिंग करते हैं। इवन माई सेल्फ एज ए वाइस चांसलर हमारा ट्रेनिंग का भी एक मैकेनिज़्म है जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन उसको देखता है, और हायर एजुकेशन कमीशन भी इसमें इस प्रोसेस से हम सब गुजरते हैं। डॉक्टर साहब, जब टीचर्स की ट्रेनिंग की बात होती है तो हर यूनिवर्सिटी का एक जो कॉमन माहौल हम देखते हैं वो ये होता है कि टीचर आता है, लेक्चर देता है और वापस चला जाता है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, जो टीचर है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो टीचर है वो एक रोल मॉडल है, उसने सिर्फ वो क्लास नहीं पढ़ानी, बच्चों की पर्सनैलिटी, बच्चों की अप्रोच, और कैसे ख़ास तौर पे अगर मैं अपना ज़िक्र करूं कि एज ए स्टूडेंट वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम आवर टीचर्स कि रिसर्च का कैसे कंडक्ट करनी है, उसमें एक्यूरेसी, उसमें ऑथेंटिसिटी, और ये सारी चीज़ें हमने टीचरों से सीखी। इवन कि किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन और ड्रेस और सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो टीचर का बहुत अहम रोल है, स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर हैं, स्कूल के टीचर हैं, कि बच्चों के फ्यूचर के लिए और बच्चों की डेवलपमेंट के लिए और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में तैयार करने के लिए। सर, ये भी फरमाइएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हमारे पास आ रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बच्चों को अपना लर्निंग प्रोसेस तेज़ करने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पढ़ने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए कोई आप प्रैक्टिस बताएं जो हर इंडिविजुअल बच्चा जिसने अपने आप को बेहतर करना है, सिस्टम में अपने एक मकाम बनाना है, अपने आप को अच्छे शहरी के तौर पर आगे लेकर चलना है, वो बच्चा क्या प्रैक्टिसेस को अपनाए? एक तो ये मैं बताता चलूँ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यंग जनरेशन है उस दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट, दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, और दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सफुल भी हैं। दे नो कि जी कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, और जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ है। और इसमें हम बच्चों को सबसे पहले कहते हैं जी कि आपका जो सब्जेक्ट है, फॉर इंस्टेंस अगर आपने केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या बैचलर कर रहे हैं, तो यू शुड बी एट द टॉप ऑफ दैट सब्जेक्ट, एंड यू शुड बी अवेयर कि जी आपके इर्द गिर्द क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं केमिस्ट्री में, और कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपका फ्यूचर है, कौन सी स्ट्रीम में आपकी लाइकिंग है, और कहाँ क्या आपका पैशन है। तो उसके मुताबिक आप अपने आप को प्लेस करें कि वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर 10 ईयर्स। तो उसमें वर्ल्ड ओवर क्या रिसोर्सेज हैं, कौन सी इंस्टीट्यूशन में आप फर्दर एजुकेशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहेंगे। तो ये बच्चों की ग्रूमिंग, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फुली सेटिस्फाइड विद आवर यंगस्टर्स के जी उनमें लर्निंग की, उनमें एबिलिटीज़ हैं और उनमें टैलेंट भी है। स्पेशली जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनमें दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उनकी हम ग्रूमिंग का ये पार्ट है। सही। सर, हालिया दहशतगर्दी की लहर जो हम देखते हैं, जो भी वाक़यात होते हैं उसमें एक पूरी चेन इन्वॉल्व होती है। वो ज़ाहिर है मासूम जहनों को ख़राब करते हैं, जो दहशतगर्द ग्रोह होते हैं वो किसी को अपना सहूलतकार बनाते हैं, किसी को वो धमाका करने के लिए तैयार करते हैं, किसी को वो किसी न किसी लूप में रख के कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे फॉर डिफरेंट पर्पज़। मासूम जहन उन लोगों के हाथों ख़राब ना हो जो लोग मस्जिदों को निशाना बनाते हैं, जो हमारी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहते, उनके लिए हम क्या करें? अपने मासूम जहनों को कैसे बचाएं ऐसे लोगों के हाथों एक्सप्लॉइट होने से?
देखें, एक तो हमने जो मैकेनिज़्म बनाया है ख़ास तौर पे अपने हॉस्टल्स में, क्योंकि ज़्यादा जो चांसेस वो इश्यूज़ का, वो एक्टिविटीज़ या जो बैड एक्टिविटीज़ है वो हॉस्टल्स होता है, उसमें हमारा बड़ा ही अच्छा मैकेनिज़्म हमने बनाया है। तो हम अपने जो GR क्लास रिप्रेजेंटेटिव और गर्ल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं CRs का, उनको एक तो वो टॉपर स्टूडेंट्स को देते हैं और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं कि दे शुड हैव अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ क्या हैं, और अपने जो पीयर्स हैं, अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, उनके ऊपर भी उनका नज़र होनी चाहिए कि कोई खुदा न खास्ता कोई किसी को कोई साइकोलॉजिकल ज़रूरत है, किसी की कोई और इश्यूज़ पर्सनल चल रहे हैं या इस किस्म के कोई इशू चल रहे हैं, तो कोई एक्टिविटीज़ कोई ऐसी तो नहीं है कि किसी जाके कोई और जगह पे जाके कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो एक पूरा हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर है जो इन स्टूडेंट्स को इन किस्म की एक्टिविटीज़ की, उनको वो अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं तो उनको भी हम हमारी निगाह में होते हैं जी। कोई फॉर इंस्टेंस जैसे ये नारकोटिक्स वगैरह के यूजेस हैं या दूसरी चीज़ें हैं, तो वी आर वेरी विजिलेंट कि जी क्या हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम है, और वी वुड लाइक कि जी हमारे बच्चे उस, क्योंकि ये जैसे आपने कहा कि ये बड़े वल्नरेबल चीज़ें हैं और इसकी तरफ जाने से तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि इन चीज़ों के ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए। ठीक है सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने जिक्र किया ड्रग्स के हवाले से, सो वहीं पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में बहुत सारे क्लासेस पढ़ने आती हैं और डिफरेंस ऑफ क्लास की वजह से भी बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। ये अगर हम लोग देखें कि अदम बर्दाश्त का मामला, शिद्दत पसंदी का मामला, ये सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से कितना जुड़ा हुआ है, और अगर जुड़ा हुआ है तो इसका क्या ये तोड़ है कि हम बच्चे को पहले सेमेस्टर के साथ ही एम्पावर करके फील्ड के अंदर भेजें कि बच्चा जाके पैसा कमाना शुरू करे ताकि उसका माइंड एक अच्छी चीज़ में लगे, डाइवर्ट हो जाए, या फिर पैसा कमाने के बजाय उसको किसी हेल्दी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की तरफ लगा देना चाहिए या फिजिकल एक्सर्शन की तरफ लगा देना चाहिए? ये आपने बहुत अहम बात की है जी कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी एक माशरे का हिस्सा हैं और जो कुछ माशरे में हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में भी आता है। तो हम ऐसे हमारा ये सिस्टम है जी कि जब स्टूडेंट का एडमिशन होता है उसी वक्त हम उसकी चॉइस पूछते हैं जी कि वो कौन से क्लब में, कौन सी सोसाइटी की मेंबरशिप लेना चाहते हैं। और ये जो हर वीक में 2 पीरियड हमने इनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए रखे हुए हैं। जैसे आजकल हमारी यूनिवर्सिटी में ये 2 दिन स्पोर्ट्स के हैं, तो दे कीप ऑन डूइंग दीज एक्टिविटीज़। और आई फुली एग्री जी कि ये जो इसके साथ साथ को करिकुलर स्पोर्ट्स के साथ साथ अगर इंटर्नशिप पे हम भेजें बच्चों को, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो जाके बिजी होंगे, दे विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ देयर इनपुट के जी कैसे अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना है तो कैसे जाना है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, ये टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए हम बच्चों को भेजते हैं, स्कूल्स में भेजते हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी, इससे पहले मैं वेटनरी यूनिवर्सिटी में रहा हूँ तो उधर भी बच्चे इंटर्नशिप के लिए लास्ट 2 ईयर्स के जो सेमेस्टर्स हैं उसमें हम रेगुलरली जाते हैं और 6 मंथ बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर जॉब उनकी एक 6 मंथ इंटर्नशिप होती है इंडस्ट्री में। दैट मेक लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर बिहेवियर, इन देयर थिंकिंग, और प्रैक्टिकल लाइफ का उन्हें अंदाज़ा होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लेट सपोज हमने खेलों की सरगर्मियां भी शुरू कर दी, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ड्रामास, तकारीर सब हो रहा है, हमने टीचर्स को भी ट्रेन कर दिया, फिर हमारा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उससे बच्चे भागते क्यों हैं? शौक से क्यों नहीं जाते वो पढ़ने के लिए? ऐसा क्या फैक्टर है?
ये मेजॉरिटी का मैडम इशू नहीं है कि शौक से नहीं जाते। ये इंडिविजुअल्स के कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसी कोई सिचुएशन होगी। बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे सारी एक्टिविटीज़ में इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें वो सारी को-करिकुलर में, स्पोर्ट्स में वेरी फ्यू परसेंटेज है, वो हर जगह हर सिस्टम में ऐसे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो दे आर ऑन बोर्ड। और जितने भी हम प्लानिंग भी जो करते हैं वो उनको उनकी सोसाइटी की रिकमेंडेशन और साथ टीचर्स की रिकमेंडेशन के बेस पे हम सारा प्लान करते हैं। स्केड्यूल्स जो होते हैं कि जी क्या वो चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, और दे शो रियली देयर रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड towards these activities beside their studies. सर, एहसास ज़िम्मेदारी अगर किसी शख्स के अंदर आ जाए तो मेरा ख्याल है कि शिद्दत पसंदी भी कंट्रोल हो जाएगी, अदम बर्दाश्त भी कंट्रोल हो जाएगा, और फिर साथ ही साथ इंसान ख़ुद भी अगर किसी दूसरे का ख्याल शुरू कर दे तो ये ऐसा नेचर है कि जब आप किसी की मदद करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी मदद करने लग जाता है। तो सर, ये एहसास ज़िम्मेदारी कैसे आई, कैसे अपने अंदर लाई जाए और कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, मुझे इत्फाक हुआ यूएसए में पढ़ने का, और उसमें जो वहाँ का स्टूडेंट है जो हायर एजुकेशन में जाता है तो या तो वो लोन लेता है और या वो पार्ट टाइम काम करता है और वहाँ से अपनी फ़ी पे करता है। उसे एहसास होता है कि जी ये जो फ़ी मैं पे कर रहा हूँ या इसकी मैंने रीपे करना है या मेरा इस पे वर्क इन्वॉल्व है। और हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें जो पैसे माँ बाप ने देने होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में उस लेवल की नहीं आती जो बाहर के मुल्क में जो बच्चे खुद अपना पे करके हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि जी ये आपका टाइम, आपकी मनी, इसकी एक इम्पोर्टेंस है, इसकी एक वैल्यू है, तो ये करना बहुत अहम है। और इस पे आई बिलीव कि हमें काम करना है कि ज़रूरत है कि जी बच्चों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उधर आप देखेंगे तो नोबडी विल टेक अटेंडेंस का कोई सिस्टम ही नहीं है जी कि एवरीबॉडी मस्ट हैज़ टू अटेंड द क्लास। हमारे इधर हमने वो 75% अटेंडेंस का हमने रूल्स रखे हुए हैं कि जी बच्चे की लाजमी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके ऊपर आई बिलीव कि जी हमें कि जी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जी दिस इज़ इन देयर इंटरेस्ट टू स्पेंड टाइम इन द लाइब्रेरी, इन द यूनिवर्सिटी, इन द लैब्स। वंडरफुल, थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है, यूओई के वीसी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तमाम स्टूडेंट्स से मैं मुखातिब हूँ कि अगर आप लोग अपना कल बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज काम शुरू करें और इंतहाई रियलिस्टिक अप्रोच रखकर काम शुरू करें। ख्वाब देखना जो है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये भी देखें कि आपके इर्द गिर्द हालात कैसे हैं। लेकिन वो ख्वाब आपने जागती आंखों से देखने हैं, जिनकी तकमील चाहते हैं। डेफिनेटली, और पाकिस्तान भी इसी तरीके से जागती आंखों से देखा हुआ एक ख्वाब था जो बना। ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरे केस के साथ कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ विमेन एम्पावरमेंट की, जो कि हमने कल भी सारा दिन बात की क्योंकि कल 8 मार्च था, ख़वातीन का दिन था, लेकिन अभी तक वो वाइब गई नहीं है। अभी भी हम ख़वातीन की बात करने वाले हैं। यस, तो ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो ख़वातीन किन किन शोबों में किसी भी सर्विस की, किसी शोबे की क़यादत करनी है वो जानना इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में नॉर्मली ये परसेप्शन है कि कोई मर्द डील कर रहा होता है, ड्राइवर्स भी मर्द होते हैं और मर्दों के हाथ में कमान होती है। लेकिन मैं आपको ऐसी एक एम्बुलेंस सर्विस के बारे में
बता रही हूँ, जो इस्लामाबाद के दही इलाकों में 2019 में शुरू की गई थी और इसकी क़यादत ख़वातीन कर रही हैं। और ये जो काबिल एतमाद एक एम्बुलेंस सर्विस है, इस तक रसाई पहले महदूद थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है उसको एक्सपेंड किया गया और पहली ख़वातीन की ज़ेरे क़यादत ये एम्बुलेंस सर्विस है जो निजी तंजीम सेविंग 9 के ज़ेरे साया शुरू की गई और तिबी हंगामी हालात में लोगों को महफूज और मौसर ट्रांसपोर्ट फराहम करती। कितना इंपॉर्टेंट होता है नजम के जब रोड पे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई खातून अगर रोड पे पड़ी है तो जाहिर है उसकी फैमिली है वो खुद नहीं चाहेगी कि कोई मर्द आके उनको एम्बुलेंस में डाले लेके जाए, वहां पे भी खवातीन की जरूरत होती है। बहुत से एग्जैक्टली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनका आइडिया क्या था और इस वक्त किस लेवल के ऊपर ये काम कर रहे हैं, इनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप सब कैसे इनका हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ सेविंग 9 के चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास साहब और मोहतरमा ज़ैनब नौशीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह A1, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया आने के लिए। अब्दुल्ला भाई आपसे स्टार्ट लूँगा, बैकग्राउंड आपका किस चीज़ का था? और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं चैरिटी फंडिंग के हवाले से भी और सोशल अवेयरनेस के हवाले से भी। सो आप लोगों ने स्टार्ट किया सेविंग 9। सेविंग 9 का कॉन्सेप्ट क्या था? सेविंग 9 एक सोशल एंटरप्राइज़ है और ये 2018 में इसका आगाज़ हुआ था और हमारे जो प्रिंसिपल फाउंडर हैं उसामा, उन्होंने फुलब्राइट स्कॉलरशिप के बाद जब वो वापस आए तो ही रियलाइज़ कि पाकिस्तान के अंदर फ़र्स्ट एड और लाइफ सेविंग स्किल्स की जो ट्रेनिंग्स हैं उनका बहुत एक फुकदान है। अब फॉर एग्जांपल कहीं भी सड़क के किनारे या घर पे कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि इसके अंदर आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल एज एन एडल्ट ये एक रियलिटी है कि फॉर एग्जांपल घर में कोई बुजुर्ग हैं, वो स्लिप होके उनकी कोई हड्डी टूट गई है या कोई बच्चा है जिसके गले में कोई चीज़ फंस गई है या कोई ज़ख्मी हो गया है तो लोगों को उठा लेते हैं। एग्जैक्टली, तो इन दैट केस काफ़ी लोग हेल्प करना चाहते हैं लेकिन वो इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनकी मज़ीद नुकसान हो जाता है। तो बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को हमने आगे लेके गए और ये सेविंग 9 का एक इदारा हमने शुरू किया जिसमें हम सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस की और स्कूल्स में लोगों की ट्रेनिंग्स करते रहते हैं। सेविंग 9 कम्स फ्रॉम द फ्रेम अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 और बेसिकली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले 1-2 साल हमने इस तरह की लोगों की ट्रेनिंग्स की, बट एट द सेम टाइम फिर हमें कुछ फंडिंग मिली फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम कोलंबिया एंड USIP और हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करना शुरू किए। तो उनमें से जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैं था। 2019 में हमने पिंड बेगवाल के अंदर एक गांव है बाराकाऊ के पास नियर इस्लामाबाद, वहाँ पे एक मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम इस्टेब्लिश किया जिसमें हमने लोकल मर्दों और औरतों की ट्रेनिंग की और उन्होंने फर्दर कम्युनिटी में लोगों की भी ट्रेनिंग की ताकि हर मोहल्ले के अंदर लोगों की कम से कम एक बेसिक लेवल की ट्रेनिंग हुई हो ताकि जो लोग टोटके इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। अब फॉर एग्जांपल किसी को बिजली का झटका लग जाता है, लोग उनको रेत के अंदर दबा देते हैं कि शायद इससे इसका बिजली का जो अंदर इफेक्ट है वो बाहर निकल आए और उससे काफ़ी दफ़ा ये होता है कि वो बंदा ही इज़ गोइंग इनटू कार्डियक अरेस्ट और एट द सेम टाइम दे आर लूजिंग देयर लाइफ बिकॉज बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो ये सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से ऑपरेशनल है और हमने 800 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई हैं विदाउट अ सिंगल कैजुअल्टी और हमने उसके अंदर फीमेल्स को भी इंक्लूड किया क्योंकि एक रूरल एरिया है और कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत इंपॉर्टेंट फील हुआ कि यहाँ पे हम ख़वातीन को भी उसमें इंक्लूड करें। हमने लोकल औरतों की ट्रेनिंग की और ज़ैनब उनमें से ये भी आप ज़रूर बताइएगा कि ये सिर्फ रूरल एरियाज़ में है या शहरों तक भी, क्योंकि हर जगह पे ख़वातीन की ज़रूरत होती है एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ज़ैनब, आपने जब काम शुरू किया पहले तो आप अपनी ट्रेनिंग से लेके फिर लोगों को रेस्क्यू करने तक का जो प्रोसेस था वो क्या था, वो थोड़ा सा बताएं और फिर किस तरह से आप काम करती हैं, किस तरह लोगों को रेस्क्यू करती हैं, कोई हादसा हो जाए कोई भी हो जाए, आपका रोल क्या होता है? अच्छा, एक तो हमारा ये होता है कि क्योंकि हम लोग जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उसमें ऐसा होता है कि स्टार्ट में तो ये जब सिर्फ बॉयज़ थे लेकिन बाद में हमें फ़ील हुआ कि कुछ घरों में जाओ तो वहाँ के जब होते थे मर्द उनके तो वो कहते थे नहीं हमारी औरत को ये मसला है और आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप उसको उठा के गाड़ी में नहीं डाल सकते। देन हमारी जो है ये ट्रेनिंग शुरू हुई थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैं फ़र्स्ट बैच में नहीं थी, सेकेंड बैच में थी। फ़र्स्ट बैच जो है उसमें जिन लड़कियों ने ट्रेनिंग की वो लोग फिर बाय स्टैंडर्ड ट्रेनिंग करवाते थे मुख्तलिफ मोहल्लों में जाके कि बाकी औरतों को भी पता हो कि किस तरह से इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो हम लोगों ने किस तरह से डील करना है। उस दौरान मैंने भी ट्रेनिंग ली। देन आई फील कि व्हाई नॉट मी,
देन इनकी वैकेंसीज आई, मैंने अप्लाई किया, उसके बाद मैंने एक ट्रेनिंग ली 3 मंथ की इनकी ट्रेनिंग सेशन, जिसमें हमने MFRs का कोर्स किया, जिसमें हम लोग फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है कुछ हमारे एरिया में ऐसा भी कंसेप्ट था कि नहीं, कुछ लड़कियों के पर्सनल केसेस जिनमें वो नहीं चाह रही थी कि हम लोगों को आगे जो ड्राइवर है वो मेल हो और पीछे हमारी कोई आवाज़ आ रही हो, या हम लोग मुसीबत में हों, या हमारी कंडीशन ऐसी हो कि मेल हमें देख रहे हैं, जैसे कोई जल जाता है तो आपको पता है उसके कपड़े भी जल जाते हैं किसी टाइम, तो इस तरह की भी सिचुएशन होती है। देन हम लोगों को जो है वो ड्राइविंग सिखाएगी और हम लोग जो है वो ड्राइव भी करते हैं एम्बुलेंस को, ना सिर्फ फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं बल्कि ड्राइव भी करते हैं। तो हमारी जो है फीमेल कोई भी इमरजेंसी होती है तो हमारा फीमेल स्टाफ जाता है एक ड्राइवर का, देन और एक किसी को अगर घर में इमरजेंसी है नॉट ऑन द रोड तो उस केस में भी आप लोग जाते हैं? जी, हम लोगों के घरों में भी जाते हैं, सिर्फ रोड पे नहीं। रोड पे देखिए एक्सीडेंट केस या इस तरह की चीज़ें जो है वो रोड पे हैपन होती हैं, लेकिन अगर कोई डिलीवरी केस हो गया, कोई घर में जल गया है, किसी को आग लग गई, जख्मी है, कोई छत से गिर गया है, तो इस तरह की बहुत सी सिचुएशन होती हैं और हम लोगों को जो है वो एक कॉल आती है और हम लोग विद इन मिनट्स जो है हम लोग उन पेशेंट के पास होते हैं, उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। और कितने लोग इस वक्त आपके साथ ज़ैनब मौजूद हैं जो ये प्रोसेस में आपकी हेल्प कर रहे हैं? हम लोग फीमेल स्टाफ जो है हमारा 5 लेडीज़ है और साथ हमारे मेल स्टाफ भी होता है। ठीक है। सो सर, ये आप लोग क्या क्या सर्विसेज इस वक्त फराहम कर रहे हैं और कैसे लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं, किन किन एरियाज़ में आप लोग इस वक्त एक्टिव हैं? बिल्कुल, सबसे पहले हमने जो आगाज़ किया था वो पिंड बकबाल से किया था, जो देही इलाका है इस्लामाबाद के पास। बिल्कुल, अब उसके एक नेबरिंग और विलेज है तुमैर के नाम से, वहाँ पे भी अराउंड 30-40 हज़ार लोगों की आबादी है, तो हमने वहाँ पे भी एक्सपेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे भी लोगों की जानें बचाई जा रही हैं, फीमेल स्टाफ की ट्रेनिंग जारी है और विद इन अ मंथ और 2 वो भी लॉन्च हो जाएगा। अब हमने एक और एरिया है शिमशाल, जो नॉर्दर्न एरियाज़ का एक बहुत रिमोट विलेज है। आप उधर गिलगित हुंजा के साथ शिमशाल वहाँ का जिक्र कर रहे हैं। मैं वहाँ पे मार्च 2021 में गया था और मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि ये एक बहुत रिमोट एरिया है, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत बड़ी है, एग्जैक्टली वो बहुत दूर है, और वहाँ की जो रोड है वो भी 18 साल लगा के लोगों ने बाय हैंड बनाई थी, तो वो एक टूटी फूटी जीप ट्रैक है, हुंजा से भी आपको 3-4 घंटे लगते हैं बाय रोड। तो वहाँ पे मैं जब गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, और क्योंकि वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म, लोग ग्लेशियर्स पे जाते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली, इट्स कॉल्ड द वैली ऑफ माउंटेनियर्स। तो उधर हमने फिर अक्टूबर 2022 के अंदर ट्रेनिंग्स शुरू की, और वहाँ पे हमने 2 हफ्तों का एक ट्रेनिंग का कोर्स किया, ताकि वहाँ पे हमने लोकल औरतों की, मर्दों की, इसके अलावा टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, और एट द सेम टाइम जो माउंटेनियरिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनकी भी हमने ट्रेनिंग की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी सिस्टम चल रहा है, अब उसको हम फर्दर सस्टेनेबल। सो वहाँ पर जो आपका सिस्टम चल रहा है वो वहाँ के लोकल्स के साथ ही? जी बिल्कुल, हमारा हमेशा कॉन्सेप्ट ये रहा है कि पाकिस्तान में हम जहाँ भी जाएँ लोकल लोगों को हम एम्पावर करें, इंस्टेड ऑफ ये कि बाहर से कोई बंदा जाके जो कम्युनिटी का नहीं है उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। हमारा हमेशा फोकस ये रहा है कि हम लोकल कम्युनिटी मेंबर्स को एम्पावर करें, वहाँ के लोकल मर्दों और औरतों के, से आपको उनका भी फ़ायदा। कोई कॉल करता है G11 मेहराबादी से? जी बिल्कुल, तो आप उसको ट्रीट करेंगे? हमारे अभी फ़िलहाल जो काम है वो पिंड बकवाल, तुमैर और इस तरह की डिफरेंट कम्युनिटीज़ में। अब जो शहर है मेन, उसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर जनरली 1122 और डिफरेंट अदर सर्विसेज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, और आप लोग का ये मॉडल जो है ये देहातों के लिए एग्जैक्टली। अब क्योंकि पाकिस्तान में मोर देन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, अब वहाँ पे तो कोई 1122 भी नहीं आती, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा हॉस्पिटल जो है वहाँ से 2 या 3 घंटे के मुसाफत पे होता है। यहाँ पे तो चलें पिंड बकवाल 45 मिनट्स अवे फ्रॉम इस्लामाबाद है, तो उधर भी ज़रूरत पड़ रही है, जो कैपिटल सिटी के बिल्कुल पास है। अब उसकी वजह से आप देखें कि अगर जो ज़्यादा रूरल एरियाज़ में, पंजाब में, सिंध में, कहीं भी आप चले जाएं, वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, घर पे या रोड पे, तो लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये मॉडल हम वहाँ पे रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक, अब चूँकि ख़वातीन की सर्विस है तो ख़वातीन को भी बोलने दें। अच्छा ज़ैनब, आप मुझे ये बताएं कि जब आप कहीं पे भी एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाती हैं, हर्डल्स क्या देखनी पड़ती हैं, परेशानी क्या होती है, और लोग कितना कोऑपरेट करते हैं आपके साथ? अच्छा, जब हम लोगों ने सर्विस स्टार्ट की थी उसकी निस्बत और आज की निस्बत हम लोगों को कहें कि 1-2% भी हर्डल नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुई थी उस टाइम कम्युनिटी प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लोगों के माइंड में एक ये कंसेप्ट था कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ पे एक मरीज़ है और वो चिल्ला रहा है, आपको पता है कि लेडीज़ को जो है वो सनफ़े नाजुक और इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं कि भाई ये कैसे ड्राइव कर सकती हैं, आप एक परेशान हैं, पीछे एक मरीज़ है, वो चीख चिल्ला रहा है या उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो एक औरत क्या ऐसे कर सकती है। एक
एक तो लोगों में ये कंसेप्ट था और सेकंड कंसेप्ट ये भी था कि इलाके की लड़कियां आएंगी और लड़कियां भी इस तरह ड्राइविंग करेंगी क्या, और इस तरह की बहुत से कंसेप्ट थे। लेकिन जब बाद में लोगों ने ये सर्विस अवेल की, लोगों के घरों में मसले हुए, किसी को कट लग गया, किसी फीमेल का मसला हुआ, और जब हम लोगों के घरों में गए, हमने उनकी फीमेल्स को ट्रीट किया, देन लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि ये हमारे लिए एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर कोई बहुत एक्सट्रीम केस नहीं है, लेट्स सपोज किसी बच्चे ने हाथ काट लिया, छोटी बच्ची ने हाथ काट लिया, या कोई स्टिचेस लगाने हैं, या किसी को फर्स्ट एड की ज़रूरत है सिर्फ, तो वो आप एट स्पॉट सिक्का फंसा लिया गले में, तो वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी आपके पास होती है? जी जी, हम लोगों की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो होती है वो पूरी MFR ट्रेनिंग होती है, और उसमें एट द स्पॉट भी हम लोग ट्रीट करते हैं। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि वो हमें बुलाते हैं, इसलिए एम्बुलेंस बुलाते हैं कि हम लोगों ने ना हॉस्पिटल जाना है, लेकिन उनके माइंड में कंसेप्ट होता है बस एम्बुलेंस आएगी, हमें डालेगी और हॉस्पिटल ले जाएगी। लेकिन जैसे आप कह रही हैं एक बच्चे ने सिक्का फंसा लिया और हम लोगों को इतनी ट्रेनिंग होती है कि इस सिक्के को कैसे बाहर निकालना है, तो वो इस्लामाबाद से तकरीबन हम लोग ऐसे छोटे-छोटे से टिप्स आप शेयर भी करें। ये कि सिक्का अगर फंसे, क्योंकि ये आम घरों में बहुत देखने में आता है छोटे बच्चों का। मैंने वैसे ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, कोई मॉडल नहीं है ना, मैं करके बताऊं तो आप अगर थोड़ा सा करना चाहिए उस बच्चे के साथ? बिल्कुल वो भी ऐसा ही है कि वो एक पूरी ट्रेनिंग होती है, वो मतलब एक मॉडल होना चाहिए आपके पास कि आप किस तरह सिखा रहे हैं। उसको आपने उल्टा लिटा के, बहुत छोटा बच्चा हो तो मैं उसको करके दिखा सकती हूँ, लेकिन ऐसे मतलब नहीं कर सकते, लेकिन एक बच्चा हो तो हम लोग उसको करके दिखा सकते हैं। अब बच्चे पे भी है ना कि वो 1 साल का बच्चा है, वो 4 साल का बच्चा है, या वो 8-10 साल का बच्चा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है ना। अच्छा, बर्निंग केस में अगर छोटे छोटे बर्निंग केस जो होते हैं, अब आप लोग आए हुए हैं तो आप लोग से इस्तेफादा भी हम लोग हासिल करें कि हाथ जल गया, फौरी चीज क्या करनी चाहिए? लोग बहुत कुछ जो है अप्लाई करते हैं, कोई टूथपेस्ट की तरफ जाता है, कोई रॉन्ग प्रैक्टिस है। हाँ, इस तरह की मतलब कौन सी मिथ है, क्या चीज उस टाइम पे करनी चाहिए? इसमें ये है कि आप देखें, आप जिस तरह मैंने बात बताई कि हमने फर्दर कम्युनिटीज़ में भी ट्रेनिंग की है ना, क्योंकि उस गाँव के अंदर सिर्फ हमारी एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, डिफरेंट मोहल्लों में जाके हमने लोगों में भी अवेयरनेस फैलानी होती है। जिस तरह आपने बात की है, सिक्का फंस गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब वो ये तो नहीं वेट करेंगे ना कि एम्बुलेंस आ रही है, हम उतनी देर में सिक्का फंसा रहे। उन ट्रेनिंग्स का मकसद ये है कि लोगों के पास जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं कि यार अगर कोई बर्न हो जाए या कोई सिक्का फंस जाए या फिर कोई और इस तरह मेरा ख्याल है कि सिक्के पे आएगा भी नहीं। एग्जैक्टली, तो उसकी वजह उससे ये हो गया कि लोकल लोगों की ट्रेनिंग हो गई है एंड दे कैन हैंडल दैट बाय देमसेल्व्स। अगर फॉर एग्जांपल आपने की है बर्न्स की, अब उसकी वजह से ये होता है कि आपकी स्किन फॉर एग्जांपल जल गई है, ठीक है, आपका वो एक एसेंशियली एक ज़ख़म है। देही इलाकों में, बल्कि ये इवन शहरों के अंदर लोगों की मिसकंसेप्शंस होती हैं कि यार हमने इसके किस तरीके से ट्रीट करना है। लोग ऊपर स्याही मलते हैं, कोई टूथपेस्ट लगाता है, और उससे एक्चुअली और ज़्यादा आपका ज़ख़म फैल जाता है। तो इन दैट केस पहली बात तो ये होती है कि छोटा मोटा अगर आपका कोई बर्न है तो उसके ऊपर आप पॉलीफैक्स मैक्सिमम लगा सकते हैं, आप उसको लूजली कवर करके हॉस्पिटल ले जाएं मैक्सिमम, ठीक है। अगर ज़्यादा गहरा ज़ख़म है तो उसको आप प्लास्टिक में रैप करके वो भी आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये कि आप उसके ऊपर कोई एडिशनल चीज़ लगाएं, क्योंकि उसमें आपका मसल भी जो है वो बर्न होकर डैमेज हो चुका होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड इफ इट इज वेरी माइनर तो फिर आप पॉलीफैक्स लगा पॉलीफैक्स और ऊपर ठंडा पानी डालें ताकि उसके अंदर से एक हीट निकल जाए। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, एंड थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। एक ब्रेक शामिल करके ब्रेक से वापस आएंगे। और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर रहा है। ये अब किन किन चीज़ों में तरक्की किया पाकिस्तान ने, ये आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार, एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक। यस। मेरा फितरती रुझान म्यूजिक की तरफ है, तो अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो ना सिर्फ मैं कामयाब होऊंगा मगर मैं खुश जिंदगी गुजारूंगा।
तवानाई बचाएं, मैशियत की तवानाई बढ़ाएं। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। ख्वाजा नजमुल हसन साहब पाकिस्तान टेलीविजन से एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द मूवी शो। स्टार्ट आगे बढ़े, एहसान है तुम्हारा तुम मिले। तेरे तो अन्ना दूर हो जाऊंगा जिन्हें तेरे तो तारे दूर ने। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और मुश्किल प्रोजेक्ट था। बड़े सगीर के फिल्म के फार्मूला में मौसीकी बहुत अहम थी और होनी चाहिए। बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे पीटीवी पे इन द मूवी शो। काश कोई जाने, काश कोई जाने। कंपैरिजन मैं करता हूँ उस दौर का और इस दौर का, तो वो दौर बहुत अच्छा था। हैरी और मेगन जो है उनकी डॉक्यूमेंट्री जो है उसने काफी धूम मचाई है। तमाम खबरें देंगे आपको द मूवी शो में, ओनली ऑन पीटीवी। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बॉक्सर्स जो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। क्या बात है? पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर्स बैंकॉक में होने वाले मुकाबलों में कामयाबियां समेट कर मुल्क का नाम रोशन करके वतन वापस लौट चुके हैं। आज हमारे सेट पे मौजूद हैं बॉक्सर शाहिद अफरीदी ने थाईलैंड के संपोत सिसिसिया को टेक्निकल नॉकआउट पर जीत किया और इसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया सुपर मिडिल वेट का सिल्वर टाइटल बेल्ट अपने नाम किया। इसके अलावा मोहम्मद सिकंदर अब्बासी ने सुपर फेदर वेट क्लास में थाई बॉक्सर को पहले राउंड में टेक्निकल नॉकआउट किया। थाईलैंड में जारी इवेंट में पाकिस्तानी विमेन बॉक्सर रोमा यूसुफ ने ऑटम वेट में अपने मुखालिफ जो थे उनको उन्होंने शिकस्त दे दी और फेदर वेट क्लास में मोइन खान ने थाई बॉक्सर को शिकस्त दिया। कितने पॉइंट से कितने पॉइंट से दी है ये आप भी नहीं बताइए, हम उनसे पूछेंगे। हाँ। ओके, सो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद सिकंदर अब्बासी, रोमा यूसुफ और इनके कोच, क्योंकि हर किसी की कहानी के पीछे एक मेंटोर होता है और वो मेंटोर कोच की शक्ल में स्पोर्ट्स में होते हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं शारिक नज़ीर, मोहम्मद सिकंदर अब्बासी और रोमा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सिकंदर, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा आपकी ये फाइट के बारे में सुन के, बिकॉज आई हैव सीन यू इन गिलगित, ठीक है, और गिलगित में आपकी जो फाइट हुई थी एंड उस वक्त आपने डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह जीत के वापस आएंगे। सो कैसी फीलिंग्स है इंटरनेशनल फाइट जीतने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पीटीवी न्यूज़ कि आप लोगों ने इनवाइट किया, आप टैलेंट को प्रमोट कर। उसके बाद जो आपने बात की गिलगित में, यस आई फॉट गिलगित में भी मेरी फाइट हुई थी और वहाँ पे फाइट मैंने पॉइंट्स पे लूज़ कर दी थी, लेकिन फिर देन डिसाइड किया मैंने कि नहीं, अभी स्टॉप नहीं कर रहा इतनी जल्दी, तो ट्रेनिंग हार्ड कर दी। सेम 2 टाइम हम लोग ट्रेनिंग करते थे और कोच ने मुझे कहा कि यार अभी ट्रेनिंग करो, इंटरनेशनल फाइट्स आ रही है तो उसके लिए आप ट्रेन ज़्यादा हार्ड करो। तो मैंने कहा ठीक है कोच। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया और अपने मुल्क का नाम रोशन। बेल्ट किस चीज़ की है? सर बेसिकली आई एम अ नेशनल चैम्पियन सुपर फेदरवेट। माशाल्लाह। तो ये पीबीसी का बेल्ट है, नेशनल चैम्पियन जो नेशनल टाइटल है ये पीबीसी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम सुपर फेदरवेट में मैं फर्स्ट पे हूँ पाकिस्तान और ये में। स्पेशल बेल्ट्स लेना किसी भी बॉक्सर का ख्वाब होता है एंड यू हैव अचीव्ड इट माशाल्लाह। और रोमा, आप कि मुझे मोर देन 1 मेडल्स नज़र आ रहे हैं, आप इनके बारे में बताएं कि ये कौन कौन सी कैटेगरी में आपने लिए हैं? ये एमेच्योर में मैंने स्टार्ट किया था, जो कि अभी मैंने जो इवेंट खेला है वो मैं प्रोफेशनल खेल के आई। ओके, ज़बरदस्त। सो ये क्यों शिफ्ट किया आपने एमेच्योर से प्रोफेशनल? एमेच्योर से शिफ्ट इसलिए किया कि मतलब मुझे एमेच्योर से ज़्यादा प्रोफेशनल में ज़्यादा इज देयर एनी डिफरेंस कि है तो बॉक्सिंग ये दोनों इवेंट्स में क्या फ़र्क है? नहीं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है इसलिए क्योंकि इसमें राउंड्स पे डिपेंड करता है। एमेच्योर हम लोग 3 राउंड का खेलते हैं और प्रोफेशनल 4 राउंड्स का खेलते हैं, ठीक है। और इसमें ये हमारा जो प्रोफेशनल फाइट है ये एमेच्योर से ऊपर है, ठीक है, तो इस वजह से। और ये जो मेडल्स इन्होंने लिए नज़ीर साहब, इसमें आप कोच थे इस इवेंट में भी और अदरवाइज भी आप इनके कोच हैं। ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है बॉक्सर्स की? इन दोनों की माशाल्लाह सेहत से नहीं लगता कि ये प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं, बट दे आर माशाल्लाह। एक्चुअली जो सेहत बेसिकली जो है ना वेट कैटेगराइज होता है, कौन से प्लेयर्स कौन से वेट में खेल रहा है। जैसे रोमा का जो वेट है तो ऑटम वेट में खेलती हैं, और तो ये फर्स्ट वेट इट स्टार्टिंग वेट ऑफ द जो स्टार्ट होती है कैटेगरी, तो इस वजह से वेट डिफरेंस जो है ना वेट होते हैं। दूसरा ये कि जो ट्रेनिंग के हवाले से आप पूछ रही हैं कि ट्रेनिंग का एक प्रॉपर शेड्यूल था, उसको हम फॉलो अप करते थे। उसमें 2 आवर्स मॉर्निंग ट्रेनिंग है, इवनिंग में 2 आवर्स ट्रेनिंग है, इसमें कार्डियो है, इसमें जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, स्पीड ट्रेनिंग है, ड्रिल्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं और बहुत सारी जो है ना उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद जाके एक प्लेयर जो है ना, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इस्लामाबाद में इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार खिताब कर रहे हैं।